वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है विनिमय दर का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसका हम पार्ट 2 ले रहे हैं। आज पार्ट 2 में हम ले रहे हैं विनिमय दर निर्धारण का क्रय शक्ति समता सिद्धांत, द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। अपरिवर्तित पेपर करेंसी वाले देशों के बीच विनिमय दर का निर्धारण करने के लिए कैसल ने 1920 में क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत बताता है कि दो अपरिवर्तित कागज करेंसियों के बीच विनिमय दर उनकी क्रय शक्तियों की यानी कि परचेजिंग पावर की समता निर्धारित करती है। और इसको समझने के लिए एक हम उदाहरण लेते हैं। माना कि भारत व इंग्लैंड अपरिवर्तित कागज मानक पर है और वस्तुओं का जो समूह या बंडल इंग्लैंड में 1 पाउंड से खरीदा जा सकता है, अगर उसी को भारत में खरीदा जाए तो 18 रुपये में वह मिलता है। इस प्रकार क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अनुसार विनिमय की दर होती है 18 रुपये बराबर 1 पाउंड। यदि दोनों देशों में कीमत स्तर वही रहे और अगर विनिमय दर 16 रुपये बराबर 1 पाउंड हो जाए तो इसका मतलब यह है कि वस्तुओं के जिस बंडल को इंग्लैंड में 1 पाउंड में खरीदा जा सकता है वही भारत में अब 16 रुपये में मिलेगा। यानी कि यह विनिमय दर के अधिमूल्यन यानी कि ओवर वैल्यूएशन का उदाहरण है, क्योंकि इससे रुपये का मूल्य बढ़ गया है। इससे भारत में आयात को प्रोत्साहन मिलेगा और भारत से निर्यात हतोत्साहित हो जाएंगे। अब चूंकि आयात अधिक होंगे तो आयात का भुगतान करने के लिए पाउंड की मांग बढ़ेगी और रुपए की मांग गिरेगी और यह प्रक्रिया अंत में 18 रुपये बराबर 1 पाउंड की विनिमय दर को पुनः स्थापित कर देंगे। अब अगर इसकी विपरीत स्थिति लें और अगर विनिमय दर 20 रुपये बराबर 1 पाउंड हो जाए तो करेंसी का मूल्य यानी कि रुपए का मूल्य गिर जाएगा, यानी कि इसका अवमूल्यन हो जाएगा, डिवैल्यूएशन हो जाएगा, जिससे भारत से निर्यात अधिक होंगे और आयात कम हो जाएंगे। इससे रुपए की मांग बढ़ेगी और पाउंड की गिरेगी और अंत में विनिमय की जो सामान्य दर है वह वापस 18 रुपये बराबर 1 पाउंड स्थापित हो जाएगी। इस सिद्धांत के अनुसार दो देशों के बीच विनिमय दर उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां दोनों देशों की अपनी अपनी क्रय शक्तियां समान होती हैं। यह क्रय शक्ति समता है जो परिवर्तनशील समता है। अतः जब भी कीमत स्तर में परिवर्तन होता है तो हर परिवर्तन के साथ विनिमय दर भी बदल जाती है। नई संतुलन विनिमय दर निकालने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं और सूत्र है R बराबर विदेशी करेंसी की घरेलू कीमत इंटू घरेलू कीमत सूचक अपॉन विदेशी कीमत सूचक। कैसल कहते हैं कि विभिन्न करेंसियों की क्रय शक्तियों के भागफल क्रय शक्ति समता निर्धारित करते हैं और यह सूत्र भी यही बात स्पष्ट करता है और इस सूत्र को हम अपने उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि कीमत स्तर में परिवर्तन से पहले विनिमय दर 18 रुपये बराबर 1 पाउंड थी। अब माना कि घरेलू यानी कि भारत का कीमत सूचकांक बढ़कर 300 हो जाता है और इंग्लैंड का कीमत सूचकांक बढ़कर 200 हो जाता है, तो नई संतुलन विनिमय दर इस प्रकार होगी। तो R बराबर 1 पाउंड इंटू 300 अपॉन 200 दैट इज इक्वल टू 1.5 पाउंड, यानी कि 18 रुपये बराबर 1.5 पाउंड।
तो दोनों देशों के बीच यही क्रय शक्ति समता होगी। वास्तव में यह होगा कि वस्तुओं की परिवहन लागत, जिसमें प्रशुल्क, बीमा, बैंकिंग, अन्य खर्च आदि को शामिल करते हैं, क्रय शक्ति समता को संशोधित करेगी। एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं के लाने और ले जाने की ये परिवहन लागतें वास्तव में वे सीमाएं हैं जिनके भीतर विनिमय दर बढ़ सकती है, जो देश की करेंसी की मांग और उसकी पूर्ति पर निर्भर करती हैं। इसकी ऊपरी सीमा है वह वस्तु निर्यात बिंदु कहलाती है तथा नीचे की सीमा वस्तु आयात बिंदु कहलाती है। अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर यह रेखा चित्र एक है जिसके OX अक्ष पर हमने क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी विनिमय की मात्रा को लिया है और OY एक्सिस पर हमने एक्सचेंज रेट यानी कि विनिमय दर को लिया है। इसमें DD विदेशी करेंसी का यानी कि हमारे उदाहरण में पाउंड का मांग वक्र है और SS जो है वह पाउंड का पूर्ति वक्र है। दोनों वक्र एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं जहां पर संतुलन स्थापित होता है और यहां पर OR के बराबर विनिमय दर का निर्धारण होता है और विदेशी विनिमय यानी कि पाउंड की मांग और पूर्ति दोनों OQ के बराबर है यानी कि आपस में बराबर है। अब क्रय शक्ति समता वक्र यह बताता है कि जब कीमत स्तर में सापेक्ष परिवर्तन होता है तो विनिमय दर इस वक्र पर सामान्य दर के ऊपर नीचे बढ़ती घटती है, परंतु क्रय शक्ति समता वक्र एक सीमा के भीतर ही ऊपर नीचे आ जा सकता है। इसकी जो ऊपरी सीमा है वह वस्तु निर्यात बिंदु तथा निचली जो सीमा है वह वस्तु आयात बिंदु निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से कैसल ने क्रय शक्ति समता सिद्धांत को जो है एक्सप्लेन किया, उसकी व्याख्या की। अब इसकी लेते हैं हम आलोचना। कैसल का जो क्रय शक्ति समता सिद्धांत है वह 1914 से 24 की अवधि में अर्थशास्त्रियों में बहुत लोकप्रिय रहा और इसे अपरिवर्ती पेपर करेंसी के अंतर्गत विदेशी विनिमय दर निर्धारण की अवास्तविक व्याख्या के रूप में स्वीकार किया गया था, परंतु बाद में इसकी यह कहकर काफ़ी आलोचना की गई कि इसका जो सैद्धांतिक आधार है वह बहुत कमज़ोर है। तो हम इसकी प्रमुख आलोचनाओं को लेते हैं। इसमें पहली आलोचना है कीमत स्तर की गणना में त्रुटियां, डिफेक्ट्स इन कैलकुलेटिंग प्राइस लेवल। अब इस सिद्धांत की एक प्रमुख त्रुटि यह है कि इसका दो देशों में कीमत स्तरों का हिसाब लगाने का जो तरीका है वह सही नहीं है। कीमतों का हिसाब लगाने में सूचकांक का प्रयोग किया गया है जो अनेक कठिनाइयां उत्पन्न करता है, जैसे कि आधार वर्ष का चयन, किन वस्तुओं का शामिल किया जाए, कितनी वस्तुओं को शामिल किया जाए, गणना से संबंधित कठिनाइयां आदि। अब यह हो सकता है कि दोनों देशों में ये बातें एक सी ना हो और यह भी हो सकता है कि सूचकांकों का हिसाब लगाने में दोनों देश एक सी वस्तु में शामिल ना करें। तो इस प्रकार की अगर कठिनाइयां आती है तो परिणाम स्वरूप सूचकांक केवल मोटे तौर पर ही कीमत स्तरों को मापने में सहायक हो सकते हैं और इस प्रकार वे दो देशों के बीच सही क्रय शक्ति समता प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं। दूसरी इसकी आलोचना की जाती है वह है सामान्य कीमत स्तरों की तुलना कठिन समस्या, कंपैरिजन ऑफ जनरल प्राइस लेवल अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अब इस सिद्धांत के अनुसार दो देशों के सामान्य कीमत स्तरों की तुलना करके उनकी क्रय शक्ति समता निर्धारित की जाती है, परंतु हो सकता है कि कीमत स्तर घरेलू रूप से व्यापारित एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से व्यापारित वस्तुओं के आधार पर या केवल अंतर्राष्ट्रीय रूप से व्यापारित वस्तुओं के आधार पर बना हो। यदि केवल अंतर्राष्ट्रीय रूप से व्यापारित वस्तुओं के आधार पर कीमत स्तर का हिसाब लगाया जाएगा तो परिवहन लागत, प्रशुल्क आदि की छूट देने पर भी दोनों देशों में कीमतें लगभग समान रहती हैं। तो इस प्रकार कीन्स कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से व्यापारित
वस्तुओं तक सीमित रहकर क्रय शक्ति क्षमता एक बेकार सी बात हो जाती है। फिर दूसरी ओर यदि कीमत स्तर में घरेलू रूप से तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से व्यापारित वस्तुएं शामिल रहें तो घरेलू रूप से व्यापारित वस्तुओं की कीमत में कम से कम अल्पकाल में अंतर्राष्ट्रीय रूप से व्यापारित वस्तुओं की कीमत से विपरीत दिशा में परिवर्तन हो सकता है। तो इस प्रकार वास्तविक विनिमय दर कीमत समानताओं के आधार पर नहीं चल पाती है। तीसरी आलोचना है पूंजी खाते पर लागू नहीं, नॉट एप्लीकेबल टू कैपिटल अकाउंट। अब इस सिद्धांत का एक दोष यह भी है कि यह सिद्धांत केवल उन देशों पर लागू होता है जिनके भुगतान शेष को वस्तुओं का व्यापार खाता निर्धारित करता है, और उन देशों पर यह लागू नहीं होता जिनकी विनिमय दर को पूंजी खाता अधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आधार वर्ष जानना कठिन, डिफिकल्ट टू फाइंड बेस ईयर। इस सिद्धांत की मान्यता है कि नई संतुलन विनिमय दर निर्धारित करने की आधार अवधि में भुगतान शेष संतुलन में है, किंतु यह एक गंभीर दोष है क्योंकि उस आधार वर्ष का पता लगाना कठिन है जब विनिमय दर संतुलन में थी। नेक्स्ट है साधनों में संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन फैक्टर्स। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि आधार वर्ष में संतुलन के मूल में निहित जो साधन है उनमें कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। ये साधन प्रौद्योगिकी, संसाधनों, रुचियों आदि में परिवर्तनों से संबंध रखते हैं, किंतु यह मान्यता अवास्तविक है क्योंकि इन साधनों में परिवर्तन अवश्य होंगे जो आगे विनिमय दर को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट आलोचना है पूंजी गतिशील है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि पूंजी अगतिशील है, यानी कि पूंजी जो है वो गतिशील नहीं है। भुगतान शेष में कई ऐसी मदें होती हैं जिन पर सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे बैंक, बीमा, लदान, बैंकिंग लेन देन, पूंजी गतियाँ आदि ऐसी ही मदें हैं। किंतु ये मदें विदेशी करेंसी की मांग और पूर्ति को प्रभावित करके विनिमय दर को प्रभावित करती हैं। अतः यह सिद्धांत कमज़ोर है क्योंकि यह विनिमय दर निर्धारित करने में इन साधनों के प्रभाव की उपेक्षा करता है। नेक्स्ट लेते हैं विनिमय दरों में परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं। चेंजेस इन एक्सचेंज रेट अफेक्ट प्राइस लेवल। अब फिर इस सिद्धांत की मान्यता की आलोचना है कि यह सिद्धांत मानकर चलता है कि कीमत स्तर में परिवर्तन विनिमय दरों में परिवर्तन लाते हैं, किंतु आलोचक कहते हैं कि इस मान्यता के विपरीत यह भी सत्य है कि विनिमय दरों में परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं। जैसे यदि रुपए का विदेश में मूल्य गिर जाए तो आयात महंगे हो जाएंगे और आयातित माल का प्रयोग करने वाली वस्तुओं की लागत और कीमत दोनों बढ़ जाएगी। दूसरी ओर रुपए का विदेशी मूल्य गिरने से निर्यात सस्ते हो जाएंगे, जिनसे उनकी मांग बढ़ेगी और निर्यात के उत्पादन में प्रयोग आने वाले साधनों की मांग बढ़ेगी और उनकी कीमत बढ़ेगी। तो इस प्रकार जब विनिमय दर बदलती है तो उसका जो प्रभाव है वह कीमत स्तर पर अवश्य पड़ता है, जिसकी चर्चा कैसल ने अपने सिद्धांत में नहीं की है। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें बदलती हैं। बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज। इस सिद्धांत की यह मान्यता कि दो व्यापार करने वाले देशों के बीच वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें नहीं बदलती हैं, यह अवास्तविक है, क्योंकि वास्तव में वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें बराबर बदलती रहती है, क्योंकि विदेशी वस्तुओं की मांग, विदेशी ऋणों की मात्रा, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की पूर्ति, परिवहन लागतों आदि इन सभी बातों में परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट मुक्त व्यापार की मान्यता अनुचित। एजम्पशन ऑफ फ्री ट्रेड इज नॉट
प्रॉपर। अब इस सिद्धांत में यह मान लिया गया है कि मुक्त व्यापार की स्थिति है, यानी कि अहस्तक्षेप नीति की मान्यता पर यह सिद्धांत आधारित है। किंतु अगर आज की स्थिति देखी जाए तो सरकारें आजकल इस नीति का अनुसरण नहीं करती हैं, बल्कि वे स्वतंत्र व्यापार पर कई तरह के प्रतिबंध लगाती हैं, जैसे कि प्रशुल्क, आयात कोटा, सीमा शुल्क कर और अनेक प्रकार के विनिमय नियंत्रण से रिलेटेड जो युक्तियां हैं उनको आयात की मात्रा घटाने के लिए लगाती हैं। इससे वास्तविक विनिमय दर और क्रय शक्ति समता द्वारा निर्धारित विनिमय दर के बीच काफ़ी अंतर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिर्फ क्रय शक्ति समता ही विनिमय दर को निर्धारित नहीं करती। ओनली परचेजिंग पावर पैरिटी डज नॉट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट। अब सिर्फ यह मानना कि क्रय शक्ति समता ही विनिमय दर को निर्धारित करती है यह सही नहीं है, बल्कि अन्य तत्व भी विनिमय दर को निर्धारित करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। जैसे कि हो सकता है कि अचानक एक देश की वस्तुओं की मांग बढ़ जाए, जो दूसरे देश की ओर से उसकी करेंसी की मांग को बढ़ा दे। अगर ऐसा होता है तो उसकी विनिमय दर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, पारस्परिक मांग की लोच की उपेक्षा, नेग्लेक्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। अब कीन्स कहते हैं कि यह सिद्धांत पारस्परिक मांग की लोचों की उपेक्षा करता है। वास्तव में विनिमय दर को केवल सापेक्ष कीमतों में होने वाले परिवर्तन ही नहीं, बल्कि दो व्यापार कर रहे देशों के बीच पारस्परिक मांग की लोच भी निर्धारित करती है, जबकि यह बात कैसल ने अपने सिद्धांत में नहीं कही है। और लास्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत एक पक्षीय है, इट इज़ वन साइडेड थ्योरी। नरकसे के अनुसार यह सिद्धांत इस बात में एकांगी है कि यह एकमात्र सापेक्ष कीमतों में परिवर्तनों पर आधारित है और उन सभी साधनों की उपेक्षा करता है जो विदेशी विनिमय को प्रभावित करते हैं। यह विदेशी व्यापार की मात्रा एवं मूल्य पर सकल आय तथा व्यय के प्रभाव की उपेक्षा कर देता है, जबकि ये साधन किसी देश की विनिमय दर को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रय शक्ति सिद्धांत, समता सिद्धांत की काफ़ी आलोचना की जाती है, किंतु उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद हैबरलर ये मानते हैं कि यह सिद्धांत काफ़ी उपयोगी है। वो कहते हैं कि जहाँ विभिन्न देशों के कीमत स्तर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, वहाँ उनकी कीमत प्रणालियाँ परस्पर संबद्ध और परस्पर निर्भर होती हैं। यह जरूरी नहीं कि यह संबंध समानता का ही हो। इसके अलावा मुद्रा के समर्थकों का यह दावा ठीक ही है कि मुद्रा की मात्रा में समुचित परिवर्तनों द्वारा विनिमयों को हमेशा किसी भी अपेक्षित स्तर पर स्थापित किया जा सकता है। तो इस तरह से इस सिद्धांत का महत्व स्थापित होता है। तो हमारा टॉपिक आज का यह सिद्धांत यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।